हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। शिक्षा मित्रों को शिक्षक की गणना में शामिल ना करें। 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा की ओएमआर सीट में लग गई सेंध। शिक्षकों में टूटने लगी स्थानांतरण की उम्मीद। 15 जून के बाद मानसून में नहीं होते सामान्य स्थानांतरण। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 में दोबारा होगी कापियों की जांच। कर्मचारियों को पेंशन न देने पर हाईकोर्ट तल्खी। नेताओं का अधिकारियों को अवैध आदेश देना खेदजनक। हाईकोर्ट कल कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं विजय किरण आनंद। इन कार्यों के लिए याद किए जाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन हब यूट्यूब चैनल पर। प्रयागराज डीएलएड प्रशिक्षुओं ने बुधवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन देकर शिक्षकों के पद की गणना में शिक्षा मित्रों को शामिल नहीं करने का अनुरोध किया है। प्रतिष्ठित बेरोजगारों का कहना है कि पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्रों की गणना आरटीई 2009 तथा नई शिक्षा नीति का उल्लंघन होगा। शिक्षक छात्र अनुपात पर ही नई शिक्षक भर्ती निर्भर करती है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे लाखों बेरोजगारों के साथ यह नाइंसाफी है। ज्ञापन देने वालों में पंकज मिश्रा, राहुल यादव, अखंड प्रताप, विनय प्रताप, शैलेंद्र आदि रहे। प्राथमिक स्कूलों में पिछले 3 सालों से सहायक अध्यापकों की भर्ती नहीं आई है। प्रयागराज परिणाम में किसी प्रकार की धांधली से बचने के लिए ओएमआर सीट पर परीक्षा कराई जाने लगी है। ओएमआर सीट का मूल्यांकन सीधे कंप्यूटर स्कैनर से होता है, लेकिन इसके बावजूद परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों को कम नंबर मिलना पूरे परिणाम पर सवाल खड़ा करता है। इसमें सीधे तौर पर कंप्यूटर एजेंसी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की परीक्षाओं पर पहले ही सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम में भी व्यापक गड़बड़ी सामने आई थी। अभ्यर्थी मूल्यांकन पर उठाने लगे हैं सवाल। 31 अगस्त को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सोनिका देवी की कॉपी बदलने की पुष्टि होने के बाद अभ्यर्थियों का दावा सही साबित हो गया। अंकिता वर्मा को 122 की जगह 22 नंबर मिलने की पुष्टि हुई। 2 अभ्यर्थियों के बिना परीक्षा दिए पास होने का खुलासा हुआ था। शिक्षकों में टूटने लगी स्थानांतरण की उम्मीद। 15 जून के बाद मानसून में नहीं होते सामान्य स्थानांतरण। झांसी बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार 6 वर्ष से स्थानांतरण नीति घोषित नहीं की गई है। इस वर्ष भी मानसून आने के पहले तक स्थानांतरण नीति घोषित होने की उम्मीद नहीं है। इससे शिक्षकों में दूसरे जनपदों में स्थानांतरण की उम्मीद टूटती जा रही है। शासन और बेसिक शिक्षा के अलावा परिषद प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश में स्थानांतरण नीति निर्धारित घोषित करता है। इसी नीति के अंतर्जनपदीय नई स्थानांतरण का प्रदेश, मंडल तथा जनपद स्तर पर स्थानांतरण होते हैं। वर्ष 2016 से शासन ने स्थानांतरण नीति घोषित नहीं की। ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षकों की उम्मीद रही कि इस बार शासन द्वारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नीति घोषित कर दी जाएगी। अब मानसून आने में केवल 1 सप्ताह शेष हैं, लेकिन शासन से स्थानांतरण नीति लागू नहीं की गई है। शासन स्तर पर 15 जून से मानसून सत्र मान लिया जाता है और प्रशासनिक आधार के स्थानांतरण के अलावा अन्य कोई तबादला नहीं होते। इस तरह इस वर्ष फिर स्थानांतरण शून्य होने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्र से वशिष्ठ शिक्षा को नगर क्षेत्र में समायोजित किया जाता है। इसके लिए शासन से नीति तय की जाती है। वर्ष 2011 के बाद नगर क्षेत्र में स्थानांतरण की नीति नहीं आई है। जनपद के अंदर बेसिक स्कूल में आपस में स्थानांतरण तथा प्रशासन स्तर पर फेरबदल के लिए पारस्परिक स्थानांतरण व समायोजन की नीति भी स्थानांतरण नीति के साथ घोषित की जाती है। इस बार पारस्परिक स्थानांतरण व समायोजन को लेकर भी कोई निर्देश नहीं है। कई शिक्षक शिक्षिकाएं पारिवारिक आधार पर स्थानांतरण की आस लगाए हुए हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की कापियों ओएमआर सीट का पुनर्मूल्यांकन होगा। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को बुधवार को परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षा फल तत्काल घोषित करने के आदेश दिए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने का दावा करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं की थीं। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायतों को मैनुअल मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गईं। इसकी रिपोर्ट भेजते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन से मार्गदर्शन मांगा था। प्रमुख सचिव दीपक कुमार के अनुसार शासन ने सम्यक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है कि अपने स्तर पर आंतरिक समिति गठित करते हुए संपूर्ण परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षा फल तत्काल घोषित किया जाए। 15 नवंबर को घोषित हुआ था परिणाम। एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 15 नवंबर को परिणाम घोषित किया था। सहायक अध्यापक पद के लिए परीक्षा में सम्मिलित 2,71,066 अभ्यर्थियों में से 45,257 16.69 और प्रधानाध्यापक के लिए सम्मिलित 14,928 अभ्यर्थियों में से 1,722 11.53 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। अनारक्षित वर्ग में 65% और आरक्षित वर्ग में 60% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा व अलीगढ़ के सेवा पंजिका गायब होने के कारण 30 साल की सेवा के बाद 31 दिसंबर 1993 को रिटायर हुए मुख्य खाद्य निरीक्षक को पेंशन व सेवानिवृत्ति परिलाभ और उसकी पारिवारिक पेंशन न देने के ब्यूरोक्रेटिक रवैये की तीव्र आलोचना की है। कोर्ट ने फर्रुखाबाद से रिटायर याची के पति के भुगतान की स्थिति की जानकारी के साथ फर्रुखाबाद, एटा व अलीगढ़ के डीएम मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से 3 दिन में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया है और पूछा गया है कि सेवा पंजिका मिले या न मिले
तभी किस तरह पर लाभों का भुगतान किया जाएगा। हलफनामे दाखिल न होने पर 6 अधिकारियों को 10 जून को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने सरस्वती देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका के पति 31 दिसंबर 1393 को सेवानिवृत्त हुई और 14 दिसंबर 1995 को उनकी मृत्यु हो गई। याची ने सेवानिवृत्ति परिलाभ सहित पारिवारिक पेंशन की मांग को लेकर याचिका की। याचिका का कहना है कि जनवरी 1994 से कोई भुगतान नहीं किया गया है। सीएमओ फर्रुखाबाद ने डीएम को पत्र लिखकर कहा कि सेवा पंजिका उपलब्ध न होने के कारण पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया जा सका। अलीगढ़ व एटा में तैनाती के दौरान रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तीनों जिलों के डीएम व सीएमओ चुप्पी साधे बैठे रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि राज्य के जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी अधिकारियों को अवैध आदेश करने के लिए मजबूर करना खेदजनक स्थिति है और सरकारी अधिकारी भी बिना किसी आपत्ति के जनप्रतिनिधियों के गलत आदेशों का पालन करते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बस्ती के मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत बदरुल उलूम में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रहे बसारत उल्लाह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने याची को प्रधानाचार्य पद पर बहाल कर नियमित वेतन सहित 6 सप्ताह में बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह भी कहा है कि भुगतान में देरी की गई तो 9% ब्याज भी देना होगा और सरकार ब्याज की भरपाई जवाबदेह अधिकारी से वसूलने को स्वतंत्र होगी। मामले के तथ्यों के अनुसार याची को वर्ष 2019 में मदरसे में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त किया गया था। उसने नियुक्ति से पहले गोंडा के दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसे में सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्ष अध्यापन किया था। इस अनुभव के आधार पर उसे प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति दी गई थी। 2020 में एक शिकायत के आधार पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने उसके अनुभव प्रमाण पत्र की जांच भी की थी, जिसमें उसे क्लीन चिट दे दी गई थी। उसके बाद तत्कालीन विधायक संजय प्रताप जायसवाल एवं तत्कालीन श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के आधार पर शासन के विशेष सचिव ने उसका अनुमोदन रद्द कर दिया था। याची के अधिवक्ता ने कहा कि अनुमोदन रद्द करने से पूर्व याची को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। राज्य सरकार के प्रति शपथ पत्र में कहा गया कि विधायक संजय प्रताप जायसवाल एवं मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पत्र के बाद हज समिति के सचिव ने याची की नियुक्ति की जांच की। एक पक्षीय जांच में याची की नियुक्ति अवैध पाई गई, जिसके बाद उसका अनुमोदन रद्द कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि याची को जांच के दौरान पक्ष रखने का पूरा अवसर नहीं दिया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि विशेष सचिव ने विधायक मंत्री के पत्र के बाद ही प्रकरण का संज्ञान लिया था एवं हज समिति के सचिव की एक पक्षीय जांच के आधार पर याची की नियुक्ति के अनुमोदन को रद्द किया गया था। विशेष सचिव का आदेश राज्य सरकार को भी नहीं भेजा गया है। इससे लगता है कि राज्य के जनप्रतिनिधि सरकारी अधिकारियों को अवैध आदेश करने के लिए मजबूर करते हैं और सरकारी अधिकारी भी बिना किसी आपत्ति के नेताओं के अवैध आदेशों का पालन करते हैं। कोर्ट ने याची की नियुक्ति का अनुमोदन निरस्तीकरण आदेश को रद्द करते हुए उसे बहाल करने का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार को अगले 6 सप्ताह में सेवा समाप्ति अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया। अगले 6 सप्ताह में एरियर भुगतान न होने पर याची को 9% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी से ब्याज वसूली की भी छूट दी गई है। गोरखपुर जिलाधिकारी के रूप में महज 10 महीने के कार्यकाल में ही विजय किरण आनंद आम आदमी की दुल्हन जगह बनाने में कामयाब रहे। चौपाल के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की उनकी कार्यशैली को याद किया जाएगा। क्षेत्र में भ्रमण कर योजनाओं के क्रियान्वयन की हकीकत जानने के लिए वह भी जाने जाएंगे। इसके साथ ही अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए भी उन्हें याद किया जाएगा। गांव के विकास पर रहा विशेष जोर। विजय किरण आनंद ने 28 जुलाई 2021 को गोरखपुर के जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। जिलाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने फाइलों को अनावश्यक रूप से न लटकाने का निर्देश दिया था। उनकी कार्यशैली में भी यह नजर आया। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बाद तक सक्रिय रहने वाले विजय किरण आनंद सभी योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करते थे। सभी विभागों के अधिकारियों को उन्होंने कार्य का बंटवारा किया था और लगातार उसकी निगरानी करते थे। प्रदेश में सबसे पहले उन्होंने जिले के 72 गाँवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की योजना शुरू की। इसमें से कई गांव संतृप्त होने के कगार पर हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की विशेष पहल। कच्ची गलियों को पक्का करने के अभियान में कई गांवों की दशा बदल दी। गांवों में विकास कार्य तो हुए, अनियमितता करने वाले जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज हुई। आरटीओ निबंधन विभाग में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अनियमितता का पर्दाफाश करने के लिए भी जिलाधिकारी जाने जाएंगे। हाशिए पर रहने वाली मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आयुष्मान भारत योजना पर उनका खास ध्यान रहा। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई। समूहों की बचत बढ़ाने पर जोर दिया गया। मनरेगा से जोड़कर महिलाओं की आय बढ़ाई गई। गांव में जाकर लगाया चौपाल। गांव में सुबह 8 बजे पहुंचकर चौपाल लगाने और समस्याओं का निस्तारण करना भी उनकी खूबी रही। स्वयं चौपाल लगाने के साथ ही सभी एडीएम एवं मुख्य विकास अधिकारी को भी इसकी जिम्मेदारी दी। सभी समाधान दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस, उद्योग बंधु, व्यापार बंधु एवं सैनिक बंधु की बैठकों में अनिवार्य रूप से शामिल हुए। ई डिस्ट्रिक्ट को मजबूत किया और फीडबैक की प्रणाली विकसित की। अपराधियों पर कार्रवाई, उनकी संपत्ति जब्त करने के मामले में भी उनका कार्यकाल याद रहेगा। कल कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं नए डीएम। गोरखपुर के नए जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेस गुरुवार को कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। 2011 के बैच के आईएएस अधिकारी कृष्णा करोड़ेस मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वह गाजियाबाद में एसडीएम और मुख्य विकास अधिकारी के पद पर भी रहे हैं। हापुड़ और बलरामपुर में जिलाधिकारी के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। जनवरी 2021 से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। गोरखपुर तीसरा जिला है जहां जिलाधिकारी के रूप में उनकी तैनाती हुई है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।